ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र या बीए पार्ट थर्ड ईयर फाइनल ईयर सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर सेकंड पेपर। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस विषय वस्तु या कंटेंट की हम प्रस्तुत वीडियो में चर्चा करेंगे, ये बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में जो हमारा जो आज का जो बिंदु है वो है निबंध संग्रह में संकलित प्रथम निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति जो निबंध है उसके जो प्रमुख जो गद्यांश है व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रमुख गद्यांश है उनकी चर्चा, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं हम प्रस्तुत वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय या इनका व्यक्तित्व और कृतित्व तथा प्रस्तुत निबंध का हम सार पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में प्रस्तुत निबंध में जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंश है, प्रमुख गद्यांश है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो कंटेंट है ये निबंध संग्रह है जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित है, जिसमें दो नाटक है। मुक्ति पथ, जिसके नाटककार है रवि गुप्त, और दूसरा जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसके नाटककार जयशंकर प्रसाद है। तो दो नाटक और एक निबंध संकलन, इस तरह ये तीन पुस्तकें हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में तीन पाठ्य पुस्तकें हैं, जिसमें हम आज प्रारंभ कर रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम जो पुस्तक है निबंध संग्रह, जिसमें आधुनिक युग के प्रमुख निबंधों का एक संकलन है, जिसमें चुनिंदा प्रमुख जो निबंध है उनका ये संकलन है। इसमें पहला जो निबंध है लोभ और प्रीति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनका ये निबंध है। इनकी प्रमुख जो गद्यांश है इस निबंध के, जो व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनकी हम प्रस्तुत वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसको सुने, इसका विवेचन विश्लेषण करें, समीक्षा करें। तदुपरांत तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं लगता है, ना मेरा कुछ लगता है। केवल इससे जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा है उसका मनोबल में इजाफा होता है, मनोबल बढ़ जाता है बस। बाकी लेकिन क्या है, आप इसका वीडियो को ध्यान से इसका एनालिसिस करेंगे, विवेचन विश्लेषण करेंगे, तभी क्या है इसमें वीडियो में कोई त्रुटि है तो उसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर पाएंगी। तो आप कमेंट लिखें। मैं जिन त्रुटियां इस वीडियो में यदि आपको मिलती है तो उनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित
कीजिए। तो पहला हम इसका जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। जिस प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। दूसरे की वस्तु का लोभ करके उसे लोग लेना चाहते हैं। अपनी वस्तु का लोभ करके उसे लोग देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष हैं। जब लोभ अप्राप्ति के लिए होता है तब तो दुख स्पष्ट ही रहता है। प्राप्त के संबंध में दुख का अंग निहित रहता है और अभाव के निश्चय या आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव न हो। अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उनका जिक्र किया है, चर्चा की है। मैं पुनः रिमाइंडर कर देता हूँ। व्याख्या के 4 सोपान होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, या यूँ कहें कि इसका विशेष या इस पर टिप्पणी कि इसमें व्याकरण की दृष्टि से और साहित्य शास्त्र की दृष्टि से किस महत्वपूर्ण विशिष्ट साहित्यिक उसकी कमी है, या भाषा की दृष्टि से या काव्यशास्त्र की दृष्टि से किस चीज़ का प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश में या गद्यावतरण पद्यावतरण में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, उसकी ओर हमें इसमें इस पर टिप्पणी लिखनी होती है, उसका विवेचन विश्लेषण करना होता है। तो ये 4 बातें होती है। तो पहला हमारा जो व्याख्या के 4 सोपान है उसमें इसका संदर्भ देखते हैं। और संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से, किस कृति से और किस लेखक या कवि के द्वारा ये रचित है, लिखित है, ये संदर्भ में पूछा जाता है। और जो गद्यांश होता है या पद्यांश होता है उससे थोड़ा दूर होता है संदर्भ, जबकि प्रसंग है उसमें प्रस्तुत गद्यांश में या पद्यांश में, गद्यावतरण में, पद्यावतरण में लेखक या कवि या निबंधकार या एकांकीकार, कहानीकार क्या कहना चाहता है, किस बात का जिक्र कर रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। और प्रसंग बिल्कुल गद्यांश पद्यांश के बिल्कुल अटैच होता है, पास में ही होता है। और तीसरा जो होता है भावार्थ होता है कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है भावार्थ, जिसमें क्या है साहित्य के विद्यार्थियों से इतर जो विद्यार्थी होते हैं, सामान्य विद्यार्थी है, सामान्य व्यक्ति भी क्या है उसको आराम से उसका भाव है उसको समझ सकता है। जैसे उसको सरल अर्थ कर देते हैं, भावार्थ कर देते हैं, तो उसको कोई भी छात्र ऐच्छिक विषय के अलावा हिंदी साहित्य के इतर जो विद्यार्थी है, अन्य विद्यार्थी उसका भी लाभ ले सकते हैं। और जो चौथा सोपान है विशेष टिप्पणी या काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसमें व्याकरण की दृष्टि से उक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक, कवि, एकांकिकार, निबंधकार ने क्या कुछ विशेष चीज़ का उल्लेख किया है, वो चीज़ें प्राय कलात्मक सौंदर्य में देखी जा सकती है। या व्याकरण की दृष्टि से, काव्यशास्त्र की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से इसमें किस शब्दावली का प्रयोग, तत्सम, देशज,
या ग्रामीण या विदेशी शब्दों का, आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, या इसमें लोकोक्ति, मुहावरे या संज्ञा सर्वनाम का कोई गलत तो प्रयोग नहीं हुआ है। किस किस चीज़ का इसमें प्रयोग हुआ है और काव्य साज की दृष्टि से इसमें कौन सा रस है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा काव्य गुण है, काव्य दोष है, या कौन सा अलंकार है, कैसी इसकी भाषा शैली है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो अब हम प्रस्तुत गद्यांश का पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित लिखित निबंध लोभ और प्रीति जो निबंध है उससे उद्धृत है। और ये जो निबंध है लोभ और प्रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नामक जो निबंध उनका संकलन है उससे उद्धृत है। चिंतामणि भाग ए से ये गद्यांश या यूँ कहें कि ये जो लोभ और प्रीति निबंध है वो भाव और मनोविकार संबंधी जो उनका पहला भाग है चिंतामणि का, उसमें ये संकलित है। लोभ और प्रीति निबंध से उद्धृत है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रमुख निबंधकार है। इन्होंने भाषा को संस्कारित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, अच्छे निबंध लिखे हैं। निबंध की और इन्होंने क्या है लिखा भी है कि जैसे साहित्य की कसौटी गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। ये इन्हीं का कोटेशन है, इन्हीं का कथन है। अब हम प्रस्तुत जो गद्यांश है उसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ मनोविकार की व्याख्या की है। इसका अच्छी तरह से उन्होंने उदाहरण देकर के इसका विवेचन विश्लेषण किया है। इसी क्रम में वो कहते हैं। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान इसका भावार्थ है उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, आनंद देने वाली वस्तु, आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन में, हृदय में जब उस वस्तु के अभाव की भावना जागृत हो जाती है तब उसे प्राप्त करने की इच्छा मन में जाग उठती है। किसी वस्तु को देखते ही उसके प्रति मन में क्या है एक भावना जागृत हो जाती है। तब मन क्या करता है कि उस वस्तु को मैं प्राप्त कर लूं। इसी भावना को लोभ कहते हैं। ये मन का विषय है। कहने का भाव यह है कि सुखकारी वस्तु की कमी के कारण आनंद प्रदान करने वाली जो वस्तु है उसकी कमी के कारण उसकी प्राप्ति या रक्षा की तीव्रतम इच्छा का जागना ही लोभ मनोभाव को जन्म देता है। देखा जाता है कि व्यक्ति लोभ में दूसरे की वस्तु के प्रति लालायित या लोभित रहते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उस पर क्या है टकटकी लगा करके उस वस्तु को अपनी बनाना चाहता है। इस आधार पर उसके मन में दूसरे की वस्तु के प्रति लोभ की भावना, लालच की भावना उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अपनी वस्तु का लोभ प्रत्येक मनुष्य के मन में समाया हुआ होता है, लेकिन वस्तु को देखने के उपरांत उसके प्रति क्या है मन में एक लालच, एक लोभ उत्पन्न हो जाता है। ये भाव क्या है हमारे हृदय के अंदर पहले से ऑलरेडी ये हृदय में क्या है
निहित रहते हैं, लेकिन समय, वातावरण, किसी वस्तु को देख करके उनके प्रति क्या है, मन में ये भाव जागृत हो जाता है। पहले तो सुषुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही दृश्य को देखते हैं, चीज को देखते हैं, तो मन में एक भाव, एक भावना, एक लोभ रूपी एक भावना क्या है, जागृत हो जाती है। उसको प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। इसके विपरीत अपनी वस्तु का लोभ प्रत्येक मनुष्य के मन में समाया हुआ होता है। इस आधार पर वह अपनी वस्तु को लोभ के आधार पर अन्य को देना किसी भी स्थिति में नहीं चाहता है। कोशिश करता है कि इस वस्तु को मैं किसी को भी नहीं दूंगा, ये मेरी अपनी है। इसके साथ ही वह उसे नष्ट भी होने देना नहीं चाहता है कि किसी भी दृष्टि से ये मेरी वस्तु है, इसमें मेरा एक छत्र अधिकार है, मैं इसको किसी भी कीमत पर ना तो किसी को दूंगा और ना इसको नष्ट होने दूंगा। प्राप्त सुख के अभाव की कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अर्थात जब तक हमारे मन में अभाव की प्राप्ति की कल्पना नहीं होगी, तब तक लोभ की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। इसी क्रम में निबंधकार आगे कहता है या आगे लिखता है कि लोभ के दो पक्ष होते हैं। इसके एक पक्ष को सुखात्मक और दूसरे पक्ष को दुखात्मक रूप में स्वीकार किया गया है। एक से लोभ से तो सुख की अनुभूति होती है और एक जो दूसरा पक्ष होता है उससे दुख की अनुभूति होती है। जब व्यक्ति के मन में लोभ की भावना अप्राप्त के लिए उत्पन्न होती है, तब लोभ का दुखात्मक रूप स्पष्ट होता है। यानी अप्राप्ति की चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मन में क्या है, दुख होता है, कष्ट होता है कि ये मेरे हाथ से ये वस्तु निकल गई। तो मन क्या है, मन में एक दुख होता है। इसके साथ ही जो वस्तु हमें प्राप्त होती है, आसानी से इजी गोइंग में उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, वह कहीं हमसे विलग न हो जाए, दूर न हो जाए, इस भावना में भी दुख का भाव छिपा रहता है। उसको क्या है, उस वस्तु को वो पकड़े रहता है। अतः जब भी अभाव का या अनिश्चय का या आशंका होती है, तभी दुख उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ ही कोई सुखदायी वस्तु होने पर ही उसके प्रति भी यही इच्छा बनी रहती है कि कहीं उसका अभाव न हो जाए। यह लोभ का सुखात्मक पक्ष है। तो बहुत अच्छी तरह से क्या है, इस गद्यांश का भावार्थ स्पष्ट हो चुका है। अब हम इसका सामाजिक और साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। नंबर 1, उक्त गद्यांश में इसके जो निबंधकार है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोभ की व्याख्या करते हुए उसके पक्षों को भी प्रस्तुत किया है। सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्षों को बहुत ही अच्छी तरह से इसका विवेचन विश्लेषण निबंधकार ने, लेखक ने किया है। नंबर 2, लोभ प्रस्तुत गद्यांश के अंदर लोभ मनोविकार की, ये मन का विकार होता है, मनोविकार की अभिव्यक्ति में आचार्य शुक्ल का गंभीर चिंतन और गहन अनुभव दृष्टिगत होता है। क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा चिंतन किया है इन निबंधों में, अपनी ये चिंतन की मणि है, इसलिए ये इनका जो निबंध संकलन है चिंतामणि, जो इनकी एक विचारों की एक मणि है। नंबर 3, उक्त गद्यांश या उक्त गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यावतरण की भाषा परिष्कृत शब्दावली से युक्त है।
तथा व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक शैलियों का प्रयोग द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। और उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, श्रेष्ठ और सुबोध है। लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम दूसरा जो इसका निबंध का प्रमुख गद्यांश है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। परिचय से, सानिध्य से, परिचय से, सानिध्य से जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके बीच हम आगे अगला गद्यांश पढ़ लिया है। अब हम दूसरा जो गद्यांश है उसको देखते हैं। विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट वस्तु, ये दूसरा गद्यांश है। कृपया छात्राएं पुनः सुन लीजिए। ये दूसरा प्रमुख गद्यांश है। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है। जहाँ पर किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम विशेष उन्मुख होता है। कहीं कोई अच्छी वस्तु या चीज सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, रुचि या प्रेम है, रुचि या प्रेम है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इस गद्यांश की समीक्षा करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं या इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि में संग्रहित निबंध लोभ और प्रीति से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविकारों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण के अनुसार निबंध लिखकर मनोविज्ञान जैसे शुष्क और दुरूह कठिन विषय को साहित्य की गरिमा प्रदान की है। प्रस्तुत निबंध लोभ और प्रीति को उन्होंने विविध दृष्टिकोण से झांककर अपनी स्थापना से सुग्राह्य बनाया है। लोभ और प्रीति का स्वतंत्र अस्तित्व तथा इन दोनों प्रवृत्तियों के अंतर संबंध को उन्होंने इस लेख में उजागर किया है, स्पष्ट किया है।
यहाँ शुक्ल जी लोभ और प्रीति की परिभाषा मनोविज्ञान की शास्त्रीय लीक से हटकर दे रहे हैं। लोभ और प्रेम की विशिष्टता को वे रेखांकित कर रहे हैं। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ या इसका सरल अर्थ है उसको देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम या प्रीति को लोभ का ही सात्विक रूप मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जब लोभ किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के प्रति होता है तो उस लोभ में सात्विकता का प्रवेश हो जाता है। ऐसे विशिष्ट लोभ को जो सात्विकता से संपन्न हो प्रेम या प्रीति कहा जाता है। किंतु लोभ किसी सामान्य व्यक्ति या जाति के प्रति होता है तो उसे लोभ की श्रेणी में ही रखा जाता है। संपूर्ण जाति के प्रति लगाव बना रहे तो वह लोभ की कोटि में ही रहेगा। किंतु जब लोभ का झुकाव समस्त जाति में से किसी विशेष व्यक्ति के प्रति हो तो वह प्रीति या रुचि का स्थान ले लेता है। अनेक में से किसी एक वस्तु को चाहना रुचि है तो अनेक वस्तुओं या अनेक व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को चाहना प्रीति है। प्रीति का मतलब प्रेम है। इससे एक निष्कर्ष तो स्पष्ट होता है कि लोभ का झुकाव सामान्य या सबकी ओर रहता है, और प्रेम का झुकाव किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर होता है। लोभ और प्रेम में सामान्य उन्मुखता तथा विशेष उन्मुखता का ही अंतर होता है। लोभ सामान्य की ओर उन्मुख होता है जबकि प्रेम विशेष की ओर उन्मुख रहता है। अपने इस सिद्धांत को शुक्ल जी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सामान्य उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी अच्छी वस्तु या सुंदर व्यक्ति के बारे में सुनकर उसे प्राप्त करने दौड़ पड़े, उसकी जिज्ञासा उसको प्राप्त करने की हो जाए, दौड़ पड़े, तो यह उसका लोभ ही कहा जाएगा। दूसरी ओर किसी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति पर इस प्रकार कोई मुग्ध हो जावे कि उस वस्तु या व्यक्ति से अधिक अच्छी वस्तुएं भी उसके सामने आ जावे तो भी वह अपनी चाही गई विशिष्ट वस्तु से अपनी रुचि न हटावे, तो उस प्रवृत्ति को प्रेम या प्रीति कहते हैं। जो व्यक्ति किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति में अपनी रुचि रखता है, उससे बढ़कर लाभ देने वाली अन्य वस्तु की ओर झांकता तक नहीं है, वह व्यक्ति प्रेम का मूल्य जानता है और प्रेमी कहलाने का अधिकारी होता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई की काय में लगन, मेरी बाई में लगन, तो इच्छा प्रबल हो जाती है उस वस्तु को, उस व्यक्ति को प्राप्त करने की पूर्ण रूप से व्यक्ति की प्रबल इच्छा हो जाती है, तो वहाँ प्रेम होता है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है वो देखते हैं, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी भी अमूर्त विषय का विश्लेषण करते समय बाल की खाल निकालने का कार्य करते चलते हैं, पूरी तय में चले जाते हैं, उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। उस विषय को वह अनेक कोणों से देखते हैं और उसके छोटे छोटे भेदों पर दृष्टि डालते हैं। यहाँ भी उनकी सूत्र शैली तथा विवेचन पद्धति स्पष्ट दिखाई दे रही है।
बेसूत्र रूप में कहते हैं कि लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम विशेष उन्मुख होता है। तो आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।